हेलो नमस्ते, मेरा नाम जतिन सिंह है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ एसिड बेस और सॉल्ट्स क्लास 10th का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का है चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक। और इसकी जो भी रिएक्शंस होंगी मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वो भी पूरा सेटअप तैयार हो रहा है प्रैक्टिकल का। तो टेस्ट ट्यूब वगैरह आ चुके हैं, केमिकल आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें लाने के बाद दोबारा से हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पर अभी पहले बेसिक समझते हैं इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी या एनसीईआरटी आ गई, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स और बेस और जो सॉल्ट्स होता है ये हमारे लिए मतलब अभी तक हमें ये पता होता है कि किसी फ्रूट्स में एसिड होता है, किसी किसी चीज में बेस मिलता है, किसी में सॉल्ट मिलता है। हमने एक कैसे डिफाइन करा है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, कब एसिड रिएक्ट करते हैं, कब बेस रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, वो सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ना, ये स्टार्टिंग में कुछ ये वाली बात बताया जाएगा कि आपको क्या क्या आपके पास चीजें हैं जो आप एसिड और बेस को नलीफाई कर सकते हो या फिर क्या उनके इफेक्ट हो। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम इसमें देखेंगे तो वो हमारे लिए इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज बता देता हूँ जो भी है इसमें। देखो एसिड है ना, सबसे पहले समझने के लिए जो आप अभी 10th क्लास में हो, तो एसिड सबसे पहले आप ये समझिए, एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अगर आपका ब्लू कलर का लिटमस अगर आपका रेड में चेंज हो जाए, ब्लू चेंज हो जाए रेड कलर में, तो इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, और अगर ये ही रेड लिटमस पेपर आपका चेंज हो जाए ब्लू में, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। रेड चेंज ब्लू, अगर रेड आपका लिटमस पेपर चेंज हो जाए ब्लू में, तो वो आपका बेस है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से याद रखना है। बस पहली चीज अभी ये याद रखनी कि एसिड्स क्या होते हैं, वो लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद, ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद रेड में चेंज हो जाते हैं। और बेस क्या होते हैं, रेड लिटमस कांटेक्ट में आके हमारा ब्लू में चेंज हो जाता है। बस अभी इतना याद रखिए, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है। ठीक है, एक इंडिकेटर है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, जब मैं 10th में था तो मेरे टीचर ने मुझे कैसे याद कराया था। उन्होंने बोला था जो रेड होता है वो खतरा होता है, तो एसिड हमारे लिए थोड़ा सा खतरा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के फेस में अगर एसिड चला जाता है तो उसका फेस जल जाता है, तो रेड होता है खतरे का निशान। तो ब्लू से रेड, जो भी रेड लिटमस कर देता है वो एसिड होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। देखो इस साल आपके एमसीक्यू बेसिस पे फर्स्ट एग्जाम आएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। तो ये वाला बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन फिक्स हो गया। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप है ना कमेंट कर सकते हो, और मैं सारे कमेंट के आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये लिटमस पेपर क्या 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 चीज़ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इसके बाद है ना हम ये देखते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेस विद रिएक्ट्स विद मेटल। तो क्या होता है, एसिड है, मान लेते हैं, ये वाली मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, ये पूरी रिएक्शन के लिए सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ, ये रिएक्शन करके दिखाऊंगा। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या, ये टॉपिक क्या हमारा, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे मेटल से। तो एसिड क्या होता है, एसिड वो होते हैं, अभी तक मैंने ये बताया कि जो इंडिकेटर्स, अगर मेरे पास लिटमस इंडिकेटर आ गया तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, पर अब एक चीज और समझते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं उनका कुछ एग्जांपल इस तरीके से होता है, H2SO4, HCl, ये सारे होते हैं। तो या फिर ये हमारे एसिड हो गए, मतलब कि H2SO4 या फिर हमारा H2SO4, ये हमारा एक एसिड है, HCl, ये हमारा एक एसिड है। तो देखा हमने, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो एसिड वो होगा जिसमें हाइड्रोजन आएंगे, और जब इसको वाटर में रिएक्ट करेंगे, जब इसको पानी के साथ रिएक्ट करा जाएगा, वाटर बोले तो H2O, जब पानी के साथ रिएक्ट करा जाएगा इसको, तो ये हमारे किस में चेंज हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। कंप्लीटली आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, मतलब आयनाइज्ड हो जाएंगे कंप्लीटली, और इनकम्प्लीटेड वाली बात मैं बाद में बताऊंगा। ये आयनाइज्ड होने के बाद कुछ इस तरीके से टूटेंगे, टूटना मतलब डिसोसिएट होंगे, SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ये थोड़ा
गंदी राइटिंग हो रही है, इसको और अच्छा करता हूँ मैं। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये गिब्स ये, तो दोबारा समझते हैं इसको। तो मैंने एक और बताया आपको क्या, कि एसिड होंगे वो एच आइन चाहिए, एसिड गिब्स गिब्स एच आइंस, हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोजन आइंस वेल, हाइड्रोजन आइन देते हैं, एच इज गिव्स हाइड्रोजन आइंस व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया। और बेस, बेस वो होते हैं गिव्स हाइड्रो ऑक्सी आइन, हाइड्रो ऑक्सी आइन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो ऑक्सी आइन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। हाइड्रो ऑक्सी आइन का मतलब क्या होता है, ये अभी मैं बताता हूँ। देखो पहले हम समझते हैं, एसिड हमने अभी देखा था, अब हम बेस का देखते हैं। बेस का मतलब क्या हो गया, जिसमें ना लास्ट में ओ एच है, जैसे कि के ओ एच एन ए ओ एच। तो जो ओ एच चाइन देते हैं, जो ओ एच चाइन देते हैं तो वो बेस होते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आ गए, वाटर हमारा H2O होता है, तो ये वाटर में कांटेक्ट में आने के बाद अगर ओ एच चाइन नेगेटिव दें, ओ एच चाइन, तो ये हमारे बेस होते हैं। और एसिड के केस में क्या है, एच एन पॉजिटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था आपको एसिड और बेस में, कि एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। फिर मैंने बताया कि एसिड अगर पानी से रिएक्ट करते हैं, जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं, एसिड को पानी में मिला दिया जाता है, तो वो एच आइंस देते हैं। एच आइंस मतलब कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव आइन। अगर यही बेस की बात करूं, अगर बेस पानी में कांटेक्ट में आता है तो वो ओ एच आइन नेगेटिव देते हैं। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट करके बताइएगा, और फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, ये हमारा एक स्टैंड है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है और इसको बंद कर दिया है। तो ये क्या है, ये हमने इधर जिंक डाल दी है, और ये हमारा एसिड है। तो जिंक जैसे एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो कुछ गैस इवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, इस गैस को हाइड्रोजन गैस करते हैं। अच्छा, अब ये हमें कैसे मालूम पड़ा, जब मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। तो बहुत ही एक सिंपल तरीका होता है, हाइड्रोजन गैस को अगर हम हीट में लाते हैं, मतलब अगर हम हीट की प्रेजेंस में लाते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ये हम पहचानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। अगर ये पॉप साउंड आ रहा है, इट मींस वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, वो वेरी गुड। तो एसिड हमें मालूम पड़ा कि एसिड क्या होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल से तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, एसिड की रिएक्शन देखी। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी के पास आई होप एनसीईआरटी होगी, और एनसीईआरटी नहीं है तो खरीद लीजिए, बहुत सस्ती आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। ये देखिए, तो ऐसे जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, क्लियर हो गया एसिड क्या है। और इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एसिड हो जिसमें एच आइंस होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसको तुरंत की तुरंत नोट भी करते जाइए, तो जिससे कि याद रहेगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, सेम चीज बेस, बेस के केस में आ गए। बेस हमारा अगर मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। और हाइड्रोजन गैस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छा। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं सिंपल सा, कि हाइड्रोजन गैस को पहचाने कैसे, तो वो पॉप साउंड अगर लाइट की प्रेजेंस में आती, हीट की प्रेजेंस में आता है, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अब हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। जो मेटल कार्बोनेट होता है और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट होता है, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो ये बहुत इजी है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। पहले मैं कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के बारे में बताऊंगा। तो देखो जो कार्बोनेट होता है वो होता है CO, कार्बोनेट का होता है CO3। और हाइड्रोकार्बोनेट का मतलब होता है HC। ये आप लोग नोट डाउन करते हैं, ये बेटर रहेगा, O3।
ठीक है। कार्बोनेट CO3, हाइड्रोकार्बोनेट HCO3। अब जो कार्बोनेट होता है उसमें 2 नेगेटिव होता है, इसकी मतलब इसमें 2 नेगेटिव है, तो ये 2 पॉजिटिव को अपने साथ बॉन्ड बना सकती है। इधर जो हाइड्रोकार्बोनेट होता है इसमें 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये सोचो इसमें 1 नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन हमने देखा है ना पॉजिटिव होता है। अब तो कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे इसने क्या करा, 1 नेगेटिव के साथ 1 पॉजिटिव बन गया, एक आपका बॉन्ड बन गया, अब आपका 1 नेगेटिव बना। ठीक है, इधर आपका 2 नेगेटिव है, तो इसको 2 पॉजिटिव चाहिए, और बल्कि इसको 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, मैं नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए इससे कंफ्यूज मत होना, मतलब ऐसा होता है कभी भी जो भी कंपाउंड बनते हैं वो बैलेंस में बनते हैं। जैसे NaCl, तो Na हमारा नेगेटिव आइन है और Cl हमारा पॉजिटिव आइन है। अब कार्बन वगैरह ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हमें एक ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं कुछ इस तरीके से, समझ लीजिए। पर यहाँ पे आप ये समझिए कि 2 नेगेटिव है तो मुझे 2 पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे नीचे वाले में 1 नेगेटिव है तो मुझे 1 पॉजिटिव चाहिए। तो आप ना मेनली क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला आपको सोडियम कार्बोनेट, तो बच्चे ना यहाँ तक तो आप लोग ऐसा कर लेते हो, सोडियम तो ये लिख दिया, कार्बोनेट हमने ये लिख दिया, हो गया। मे बी मैं राइट होऊंगा। मैंने बोला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये लिख दिया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये लिख दिया। पर यहाँ पे है ना ऊपर वाले में Na2 आता है, इसका रीजन ये रहता है क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव है, Na हमारा 1 पॉजिटिव होता है, तो हमें 2 पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए Na आ जाता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, अच्छे से समझ में आ रहा है। समझते आइए, जो चीज नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट में आप लिख सकते हो। तो अभी क्या होता है, जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल आ गया जैसे सोडियम हो गया मेटल है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, ये रिएक्ट करता है एसिड से, तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जब भी ये रिएक्शन आ जाए तो सॉल्ट तो बाद में लिखना, पहले CO2 और H2O लिख देना। CO2 और H2O जैसे लिख दोगे, फिर उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो रिमेनिंग सॉल्ट होगा। बैलेंसिंग इक्वेशन ध्यान रखना, वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया है, उसकी वीडियो भी मैं बाद में डाल दूंगा, उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे कुछ इस तरीके से हमारे पास एक पहला टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो अब मुझे क्लियर है Na2CO3 क्यों आया। देखो बेसिक्स भी क्लियर करते हुए चलना है, अगर वो नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। और हाइड्रोकार्बोनेट में सिर्फ Na आता है, बल्कि हाँ हाँ मेटल मेटल कार्बोनेट में Na2 आता है। ये क्लियर हो गया ना। एसिड हो गया, जो HI रिलीज करते हैं, HCl हमारा एसिड है, तो ये इसने सॉल्ट बनाया है NaCl H2O और CO2। ये वाली रिएक्शन भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें जल्दी से जल्द प्रैक्टिकल होने वाली है, पहले इसको थ्योरी को समझिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी होगा वो प्रैक्टिकल डालेंगे। ठीक है, और Na2CO3 रिएक्ट करेगा एसिड से, मतलब ये हमारा बेस है, इसको अच्छे से समझते हैं, साथ साथ लिखते जाइए, बहुत ही बेटर रहेगा अगर आप लोग लिखते जाओगे। ठीक है, ये हमारा एसिड है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, ये हमारा एसिड है, ये रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, पहले बताइए। वेरी गुड, बहुत ही इजी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिकल है, क्लियर तरीके से इसको करिए। तो देख लेते हैं, इधर भी सेम, जैसे मैंने ये देखा, रिएक्शन से देखो बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, तो रिएक्शन बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। ये क्या है आपका, क्या बोलते हैं इसे, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, एसिड से रिएक्ट करा, नमक बनाया, नमक NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, NaCl है, और इसके बाद हाइड्रोजन, वो वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये G रिप्रेजेंट कर रहा है गैस, L रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड, और ये एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये पानी में मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसमें हमने जैसे पिछली बार हमने टेस्ट करा था हाइड्रोजन के केस में कि हाइड्रोजन कैसे, तो वो लाइट की प्रेजेंस में आता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उससे जो गैस निकल रही हो, जैसे इसमें देखिए, अभी दिखाता हूँ, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, इसमें एक गैस निकल रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है यहाँ से। इसमें आपने क्या करा, ये आपने इस वक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर की प्रेजेंस में ला दिया, तो धीमे धीमे देखोगे ये व्हाइट बन जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी बन जाता है, और व्हाइट पीपीटी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट तभी फॉर्म कर पा रहा है जब इसमें कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से टीचर आपसे अब क्या पूछेगा कि हमें कैसे मालूम पड़ा कि मेटल जब
मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो आपका सॉल्ट CO2 और H2 प्रोड्यूस करता है। तो आप CO2 कैसे मालूम पड़ा प्रोड्यूस करता है? तो CO2 को हमने क्या दिया कि उस गैस को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जो कि वाइट पीपीटी होता है। उस वाइट कलर से हमने पहचाना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? ये बिल्कुल लिख लो, कॉपी में नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जाती है एनसीईआरटी में मार्क कर लो, अभी साथ ही साथ मेरे साथ एनसीईआरटी खोल के बैठो और उस पर कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि एसिड हमारा क्या होता है? एसिड जिसमें एच प्रेजेंट्स होते हैं, इसमें कोई शक? एसिड वही होता है ना जिसमें एच प्रेजेंट होते हैं। और बेस क्या होता है? जिसमें ओ एच प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो एसिड की अगर बेस से रिएक्शन कराया जाए तो क्या फॉर्म, तो आप लोग क्या दोगे? ये तो बड़ा सिंपल है। एसिड, अगर एसिड हमारा एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, वेरी गुड। तो एसिड मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा? एसिड हमने मान लिया हमारे पास HCl हो गया। ठीक है, बेस हमारे पास क्या होता है? बेस हमने बताया जिसके पीछे KOH आता है। तो ये हमने जिसके पीछे OH आता है, माफ कीजिएगा के गलती से निकल गया। जैसे इधर NOH भी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये रिएक्ट करता है इसका फर्स्ट वाला सेकंड वाले से, ये रिएक्शन होता है। ये मैंने उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इससे प्रीवियस वीडियो में करा दिया, अगर नहीं आया तो उसको देख लीजिएगा। और इसका इससे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इधर फॉर्म होता है H, ये H आइन प्लस OH आइन बन के H2O बनाता है प्लस सॉल्ट। सॉल्ट हमारा क्या बनेगा? KCl। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये एसिड था, ये बेस था, ये हमारा सॉल्ट हो गया, और ये हमारा वाटर हो गया। कितनी सिंपल रिएक्शन, क्या दिक्कत है इसमें? बहुत ही बढ़िया। तो जब भी एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? ये रिएक्शन भी मैं पक्का करने की कोशिश करूंगा। सारे सारे जितने भी एसिड्स और बेस हैं वो मैं अरेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली वो मुझे नहीं मिले, अभी मैं गया था लेने, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था, लेटर पैड और वो सारी चीजें, तो वो प्रोसेस भी हो रहा है। ये सारी रिएक्शंस पक्का करके दिखाऊंगा। बस आप लोग साथ बने रहिए और अच्छी तरीके से पढ़िए और इसको याद करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, साइंस इज नॉट अ फैक्ट, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत हो एक बार ये रिवाइज करना। देखो मैं ना नोट्स बना के दूंगा इसके, अगर आप लोग चाहोगे। और मैं PPT बना के भी, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के भी इसको आपको प्रेजेंट कर सकता था, पर इसलिए नहीं क्योंकि एनसीईआरटी हर किसी के पास होती है। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी से चुना, और ये बेस्ट रहेगा मुझे लग रहा है, और आप लोगों को भी लगेगा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से आ गया? ठीक है, यहाँ तक अच्छे से देखने के बाद ये मेरा मतलब, इसको आप ना दो पार्ट में देख सकते हो। अगर ना ये मैं पूरा एक पार्ट में डाल दूं तो जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा टफ हो जाएगा। देखा, पढ़ा, फिर रीड करना है यहाँ तक सारा, फिर दोबारा रीड, पहले देखो, रीड करो, मेकिंग नोट्स, फिर अगेन देखो। ठीक है, अब है ना यहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, जैसे MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये मेटल ऑक्साइड हो गए। क्लियर हो गया? जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एसिड हमारा HCl, H2SO4, ये सारे हमारे एसिड्स हो गए। तो ये फॉर्म क्या करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड से तो क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ तक अच्छे से आ गया? ठीक है, जैसे बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको एक रिएक्शन भी करके दिखा देता हूँ इसकी। मेटल ऑक्साइड, और जब हमारा इसकी जनरल लोकेशन पहले एक बार दोहराओ मेरे साथ। मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे हमारे एसिड से तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कुछ भी ले सकता हूँ, जिंक ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, और फिर मैंने इधर ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड।
तो मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बताया कि ये फर्स्ट वाला इसके सेकंड वाले से रिएक्ट करेगा और इसका फर्स्ट वाला इसके सेकंड वाले से रिएक्ट करेगा, और जो फर्स्ट वाला होता है वो पहले लिखते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, इसका फर्स्ट वाला पहले लिखा है, इसका फर्स्ट वाला क्या है, जिंक। तो जिंक मतलब जो मेटल होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं वो पहले आते हैं। जिंक सल्फेट ये हो गया प्लस H2O हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हो गया, ये रिएक्शन भी अगर हो पाया पॉसिबल तो मैं पक्का ये रिएक्शन भी कराऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब मैं बता रहा हूँ, और इसी तरीके से पढ़िएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाला है आपको, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, ऐसे जो कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो, जो कि मेटल्स नहीं हो, उनका अगर रिएक्शन होगा बेस से तो क्या फॉर्म होगा, इसके बारे में देखता हूँ मैं। अगर कोई रिएक्शन आपके में दे रखी हो अच्छी से तो मैं बताता हूँ, ये तो मैं अपने जो मुझे याद है मैं बताता हूँ आपके में। अभी तो नहीं दे रखी इसमें, अभी तक ये भी नहीं है, ये भी नहीं दे रखी। चलो मैं बताता हूँ। मुझे लगता है बस आपके में इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, you show the reaction of carbon dioxide and calcium hydroxide lime water reactivity three. Calcium hydroxide, which is a base, react with carbon dioxide to produce salt and water. Since this similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are in acidic in nature. अच्छा, इन्हें ये बताया कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो अभी प्रीवियस रिएक्शन करते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर है एक्टिविटी 2.5 में। ठीक है, तो उसको एक बार दोबारा से देख लें। अच्छा, एक्टिविटी 2.5, हाँ मैं एक्टिविटी नहीं करा रहा, ये वाला, ये 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 रहा एक्टिविटी 2.5 है ना, ये ही इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन है। यहाँ तक हो गया। चलो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। क्या कॉमन होता है एसिड और बेस में। तो देखिए, सारे एसिड्स होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, सारे बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, एसिड होते हैं वो बर्न कर देते हैं स्क्रीन को, बल्कि जो बेस होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। ये सारी बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और एक चीज़ और है कि जो एसिड और बेस होते हैं वो डाइल्यूट में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि रीजन होता है उसमें फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें लिखा है व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो जैसे ही एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसमें आइंस फ्री हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के काम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो हमारा एसिड होता है बेस से रिएक्ट करता है तो क्या सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे इसमें हम देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की एक ही डेफिनेशन है। देखो मैंने क्या बताया था, एसिड वो होते हैं जो एच रिलीज करते हैं पानी में, बेस वो होते हैं जो ओ एच रिलीज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली पूरी तरीके से एच रिलीज कर देते हैं पानी में। मतलब मैंने एक ऐसा एसिड डाला जो पूरी तरीके से पानी में अपना एच रिलीज कर दिया, ऐसा बेस डाला जो पूरी तरीके से अपना ओ एच रिलीज कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कहलाएंगे। वीक क्या होता है, वीक अदर हैंड अगर मैं बात करा जाए तो वीक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली अपने एच चैन्स को रिलीज नहीं करते वाटर में, जैसे मिथुनाइक एसिड। ये आपको जो आंट होता है, जो चींटी होती है उसके वो जब आपको बिट करती है तो वो वाला एसिड आपकी बॉडी में वो प्रोड्यूस कर देती है, मतलब उसके बिट करने पे जो उसकी स्टिंग होती है वो उसमें वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कई सारे फ्रूट्स होते हैं, कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमारे जो वीक एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, इन सब में, ठीक है। इवन मिल्क जो दही होता है उसमें भी आपका एसिड प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वीक एसिड को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये तो एक केमिकल डेफिनेशन हो गई कि एच एन कम्प्लीटली तरीके से रिलीज नहीं करते, पर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम उसको, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। हम उसको टेक कर सकते हैं विदाउट, हमारी बॉडी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा।
ठीक है, पर ये तो कहने वाली बात होगी, पर हम एक्चुअल में कैसे पहचानेंगे कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो जब भी याद रखना, एसिड और बेस के बीच में आता है पानी। एसिड इधर जाता है, बेस ये रहा, तो पानी बीच में। तो इन सबको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन करा, जैसे आपका ना एक मेजरमेंट स्केल होता है, आप उसमें नापते हो कि सेंटीमीटर कितना है, सेंटीमीटर नाप लेते हो स्केल से। ऐसी एक पीएच स्केल होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं उसे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। वो डिफाइन करता है कि आपका ये एसिड है या बेस है या ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि पानी। ठीक है, तो इसको हमारी जो वैल्यूज होती हैं, पीएच वैल्यूज होती है, कुछ इस तरीके से होती हैं। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत ही ध्यान से कुछ इस तरीके से समझिए। तो इसमें पीएच स्केल होता है, वो 0 से लेके 14 तक होता है। कितना? 0 से लेके 14 तक होता है। 7 होता है न्यूट्रल। 7 क्या होता है? वाटर होता है। क्लियर हो गया? अगर मैं 7 से बढ़ जाए, 7 से मेरा 14 की तरफ जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर 7 से मेरा 0 की तरफ जाएगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो मैं बोलूं आपसे कि जिसकी पीएच वैल्यू 8 है, तो वो एसिड होगा या बेस होगा? तो मैंने देखा कि ये मेरा 7 से 14 की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा बेस है। 7 से 0 की तरफ जाता है तो एसिड होगा। जैसे 4 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 4 होगी, तो वो एसिड होगा या बेस होगा? तो वो हमारा एसिड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है हम एसिड रेन क्यों बोलते हैं जब हमारा वाटर न्यूट्रल होता है? तो उसका एक सिंपल सा आंसर रहता है, जो पॉल्यूशन वगैरह होते हैं जितने भी, मतलब कुछ इस तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको और अच्छे से हो जाए। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी, कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। जितना भी पॉल्यूशन होता है, मान लेते हैं ये बादल है, क्लाउड है ये पूरा। ठीक है, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन एक का ना, ऑक्सीजन गैसेस की लेयर आ गई है, नॉन वोलेटाइल गैस, जैसे कि मान लेते हैं Na2CO SO2। तो ये ना हार्मफुल गैसेस है, जो कि फैक्ट्री वगैरह से रिलीज हुई है, इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज हुई है और इधर लेयर बना ली है। तो जब ये बारिश हो रही थी, ये फ्रेश था, जैसे ही फ्रेश वाटर इनसे रिएक्ट करा तो इनने एसिड बना लिया, और जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, एसिड रेन। मान लेते हैं अगर 5.4 से जिसकी पीएच वैल्यू लगभग हो जाए या उससे कम हो जाए, तो वो हमारे एसिड रेन कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, तो तभी बोला जाता है कि पहली रेन में हमें नहीं नहाना चाहिए, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो एसिड रेन होता है और एसिड हमारी बॉडी में पड़ता है, तो हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? वेरी गुड। अभी हम फिर आते हैं, फिर से पीएच वैल्यू में आते हैं। तो पीएच का मतलब अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से 0 की तरफ जा रहा है तो एसिड हो रहा है। अच्छा, एक चीज और होता है, अगर पीएच वैल्यू 1 है और 5 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वाला होगा या 5 वाला होगा? तो 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे जैसे हम 0 के करीब जाएंगे, वैसे वैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर पीएच वैल्यू आपकी 13 है या 8 है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो पीएच वैल्यू 13 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन कंपैरिजन टू पीएच वैल्यू ऑफ 8। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, बस, बहुत बढ़िया। और अगर आप एच आइन किसी चीज की कंसेंट्रेशन में कम करते जाते हो, तो उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ओ एच आइन अगर किसी चीज में बढ़ा रहे हो, तो उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ओ एच एन सी तो बनते हैं हमारे बेस, तो ओ एच एन बढ़ा दिए तो वो बेस बन गया, एच एन बढ़ा दिए तो एसिड बन गया। इसमें ये लिखा है। तो ये स्केल बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत काम में आने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छे से। ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सा। हाँ, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैं आता हूँ ये वाला। हमने ये पीएच स्केल वाला पढ़ समझ लिया, ये यही था पीएच स्केल वाला। तो इसमें ये दे रखा है कि गैस्ट्रिक जूस का लगभग इतना होता है 1.2, लेमन का होता है 2.2, जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर का होता है। और जो कि 7.4 बता दिखाया है इसमें। मिल्क होता है जिसमें 10 होता है, बेसिक ऑफ नेचर दिखाया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अबाउट 14 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल वो काफी पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एसिडिक रेन हुई, समुद्र में गिरी या किसी रिवर में गिरी, एसिड रेन होके, तो अब रेन जो हो गया वो हमारी एसिडिक थी। रिवर का पानी थोड़ा सा नेचर कैसा हो गया? एसिड का हो गया, जिसमें जो एक्वेटिक एनिमल थे जो इस रिवर में रहते थे, उनके लिए थोड़ा सा सर्वाइविंग मुश्किल हो गया। तो जो सर्वाइव कर पाए वो तो टिक गए, जो नहीं कर पाए उनकी डेथ हो गई।
तो मतलब कि एसिडिक रेन की वजह से जो पीएच वैल्यू की वजह से हमारा ये भी हो रहा है, मतलब इससे हम ये भी पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, और वो 5.6 होती है पीएच वैल्यू, अगर इससे कम होता है तो वो हमारा एसिडिक रेन कहलाता है। ठीक है, सेम चीज प्लांट्स में रहता है। प्लांट्स के लिए अगर वो सॉइल में गिर रहा है एसिड रेन, तो उसकी जो रूट्स होती है उसको कमजोर करते हैं और मेनी प्लांट्स को भी डैमेज कर देती है। ठीक है, यही सॉइल वाली बात मैंने बता दी। ठीक है, यहाँ पे मैं ना पीएच चेंजेस कॉज ऑफ टूथ डिके पे पहले आऊंगा, उसके बाद मैं अवर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आऊंगा। टूथ डिके क्या होता है, जैसे जो हमारा माउथ का अगर 5.5 से पीएच कम हो जाता है तो हमारा टूथ डिके होने लगता है। तो ये भी हमें एक पीएच से मालूम पड़ा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, पीएच अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टूडेंट। हाँ, हमारा जो पेट होता है उसमें एचसीएल प्रोड्यूस होता है। एचसीएल की प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो हमारा खाना हो उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पेट को कोई भी अगर हम एसिड एचसीएल टेक करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, पर इस तरीके से अगर जो हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है एसिड, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, वो एसिड थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। इस एसिड से ज्यादा प्रोड्यूस होने से हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है, और कई बार कुछ लोगों को है ना छाले बहुत होते हैं। तो वो क्या होता है, वो एसिड हमारा पेट से ऐसा थोड़ा सा देख सकते हैं, पेट से हमारा वो गले की तरफ आ जाता है और इधर इधर छाले हो जाते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि जो हमारा एचसीएल था वो एक्सेस ज्यादा मात्रा में हो गया, वो हमें छाले वगैरह कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एंटी एसिड लेते हैं। एंटी एसिड क्या होते हैं, जो एसिड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एंटी एसिड जैसे कि जब भी कभी भी एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है तो एंटी एसिड एसिडिटी को कम कर देना। जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं वो दूध के तौर पे, तो जो हमारा एंटी एसिड होता है वो उस तरीके पे काम करता है। वैसे तो एंटी एसिड की कई सारी टैबलेट्स भी आती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एंटी एसिड कब लेते हैं, जब हमारे लिए एसिडिटी ज्यादा हो जाए, एसिड हमारा ज्यादा हो जाए और एचसीएल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। फूड डिके वाला हो गया था। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू अ केमिकल वॉरफेयर। एक है ना लीफ, जैसे कि मैंने अभी बताया था आंट पे, आंट जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या आंट चींटी होती है, वो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है। जैसे उसने मुझे काटा तो उसमें मिथेनोइक एसिड मेरे में डाल दे तो मुझे जलन मचती है, खुजली मचती है, तो मिथेनोइक एसिड की वजह से होती है। नेटल लीफ होती है, उसमें को अगर आप टच करोगे तो वो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस कर देगी। तो वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया। अच्छा, हाँ, इस वाले को याद कर लेना प्लीज। इस वाले को याद करने से आपके पक्का मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के साथ ये वाली चीज जैसी आप याद कर लोगे, आपके 1 से 2 मार्क्स का ये वाला भी आने के चांसेस रहते हैं। एमसीक्यू बेस पे आएगा, पहला चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर है ये आपका, और फर्स्ट एग्जाम एमसीक्यू होने के पूरे पूरे संभावना है। तो ये आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। पहले क्विक रिवीजन कराऊंगा चैप्टर का, फिर इनकी सारी प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर इसको इस पे आते हैं ना। अब सॉल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सॉल्ट्स मैंने देखा है कि एसिड और बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट्स के बारे में सबसे पहले हमने क्या जाना था, एसिड और बेस का रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट हमने पहचान लिया। ठीक है, तो केमिकल फॉर कॉमन सॉल्ट आप है ना दांडी मार्च से जानते होगे, मतलब आपने पढ़ा होगा कि दांडी मार्च करा गया था, नमक में जो टैक्स लगा था अंग्रेजों ने लगा दिया था, उसको हटाने के लिए एक दांडी मार्च करा गया था। ये गांधी जी ने करा था और उनके काफी सारे फॉलोवर्स बढ़ गए थे। तो हमें हिस्ट्री याद नहीं करनी, हमें केमिस्ट्री याद करनी। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो टेबल सॉल्ट होता है, वो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl होता है। प्रिपरेशन हमने देख ही ली थी NaCl की, कैसे प्रिपरेशन होती है ऊपर दे रखी है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl से तो NaCl प्रोड्यूस करता है प्लस वाटर। खत्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए NaCl को जब रिएक्ट करते हैं हम H2O से, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैस इवॉल्व हो जाती है तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी हमारा एक सॉल्ट है। क्लियर हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर डिकलराइजेशन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, देखो रिएक्शन है ना, अभी अच्छे से लिख लिख के देखना 2-2 बार तो अच्छे से याद हो जाएंगी, और कोई इतना टफ नहीं है। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म बनाता है क्लोराइड से, मतलब ये CaOCl2 बनाता है।
OCl2 बनाता है प्लस वाटर, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से? हाँ, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में हम कौन सी गैस यूज करते हैं, तो बोल देना क्लोरीन गैस यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यह क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस यूज करते हैं, तो बोल देना क्लोरीन गैस यूज करते हैं। तो यूज कहाँ कहाँ होता है ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ये, एक एक मार्क्स के। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, और लॉन्ड्री वगैरह में यूज होता है कलर वगैरह करने के लिए। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बताया है, अगर नहीं आता फिर भी कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ड्रिंक वाटर फॉर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अच्छा, अगर मैं ये डाल दूं आपका ब्लीचिंग एसिड, तो ब्लीचिंग पाउडर, तो जो भी जर्म्स होते हैं पानी के अंदर वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये इसके काम में भी आता है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा कॉमनली है ना टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह में यूज होता है, किचन में काम में आता है। कभी कभी ये फास्टर कुकिंग बना देता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड, ठीक है। ये बनता कैसे है? NaCl को जब हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमीनो से रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म करता है, तो ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा कहलाता है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देख लेते हैं। एक मिनट, केमिकल, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। ये देख लेते हैं कि चेक द हाइड्रोकार्बन। हाँ, ठीक है। हाँ, बेकिंग सोडा हमारा यूज क्या होता है, या बेकिंग फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में काम में आता है ये हमारा बेकिंग सोडा, हमारा बेकिंग पाउडर बनाने में काम में आता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज एंटी एसिड के तौर पे भी काम में आता है। मैंने अभी एंटी एसिड बताया था, जब एसिडिटी की एक्सेस हो जाती है तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं। एंटी एसिड का वर्क बस ये होता है कि जो एसिड है उसको रिड्यूस कर देना, ठीक है। इट ऑल्सो, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब ये आग बुझाने के काम में जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, CO2 का भी आता है, और इधर हमारा ये बेकिंग पाउडर में भी बेकिंग पाउडर का भी यूज करते हैं। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का सबसे पहले हमें केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सोडियम कार्बोनेट और .10H2O के होता है, ठीक है। इसको हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स बनाने में काम में आता है। बोरेक्स इंपॉर्टेंट है, आपकी 11th क्लास में आएगा बोरेक्स, तब अच्छे से और पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग करने में काम में आता है, जो साफ सफाई के काम में आता है सोडियम कार्बोनेट। और रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो रिमूव करने के काम में आता है। तो परमानेंट हार्डनेस ये समझ लीजिए जो आपके दाग धब्बे होते हैं, जैसे हल्दी का दाग लग गया, ये सारी चीजें। टेम्परेरी हार्डनेस मिट्टी वगैरह लग गई, परमानेंट हार्डनेस जो कि नहीं छूट रहा है, तो मैं इसको डाल दूंगा वॉशिंग सोडा को, तो वो छूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? अगर जिप्सम को मैं हीट करता हूँ तो वो मेरा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। जिप्सम क्या होता है मेरा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को हीट करूंगा तो वो हमारा क्या बना देगा? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा, और जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जब मैं वाटर से रिएक्ट करता हूँ तो ये जिप्सम बना देता है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से चैप्टर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर को आपको करना कैसे है। जो मैंने पढ़ा है इस वीडियो को जल्दी देखना, ये एक बहुत ही, इसके बाद आप चैप्टर को रीड करना, एनसीईआरटी नोट्स बनाना, और जो मैं प्रैक्टिकल वीडियो कुछ समय बाद डालूंगा उस प्रैक्टिकल वीडियो को देखना, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन से ज्यादा फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे क्या रिएक्ट हुआ, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दो से मतलब आपको है ना 2 बार रिवाइज करिए अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, देखो अभी आप 10th क्लास में हो, तो अभी अगर आप लोगों को आगे साइंस लेना है तो प्लीज इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाए। मैं सारी रिएक्शंस दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी और वीडियोस में चैनल में आगे पीछे देख लेना, वीडियोस पक्का मिल जाएंगी, तो इसको अच्छे से देखो। बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन कराया है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, पर एनसीईआरटी से पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, जो प्रॉब्लम हो रही है वो मुझसे डिस्कस करिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी,
और मज़ा आ गया दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। लाइक शेयर तो कर ही दोगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है।